सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज गद्य खंड में पहला पाठ। ठीक है। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। और इस दो बैलों की कथा पाठ के जो कवि हैं वो है प्रेमचंद जी। तो सबसे पहले हम कवि का बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, कवि का परिचय पढ़ेंगे। देखो, जो प्रेमचंद है तो प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक की हो पाई। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था 1880 में बनारस के लम्हे गांव में। और इनका मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो था इनका धनपत राय। ठीक है। अब बच्चों, प्रेमचंद का जो बचपन था वो अभाव में बीता और शिक्षा भी इनकी बीए तक ही हो पाई। ठीक है। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब इन्हें क्या किया कि इन्होंने शिक्षा विभाग में भी नौकरी की, लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। तब ये कहानियाँ लिखने लगे। और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। देखो आगे बच्चों कि प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। ठीक है। इनकी जो कहानियाँ हैं प्रेमचंद की, एक मानसरोवर एक इनकी पुस्तक है, उसमें 8 भागों में बांटी गई है। ठीक है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ठीक है। ये 8 तो इनकी क्या हैं, इनके ये ऊपर सारे उपन्यास है। और हंस, जागरण और माधुरी इनकी क्या हैं, पत्रिकाएं निकलती थी। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। देखो बच्चों, इन्होंने कथा के साथ ही कथाएं साहित्य के अलावा इन्होंने निबंध भी लिखे और कई प्रकार के इन्होंने लेखन भी लिखे। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। ठीक है। तो प्रेमचंद का ये मानना था कि समाज परिवर्तन के लिए साहित्य ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। अब बच्चों, इन्होंने जहाँ भी ये गए, चाहे वो गांव में गए हों या शहर में गए हों, वहाँ उन्होंने जो कुछ भी देखा है वो उन्होंने क्या किया है, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कथा साहित्य में लिखा है। उसके बारे में किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। अब देखो बच्चों, जो भी इन्होंने कथाएं लिखी हैं, जितनी भी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं साहित्य में, वो सारे के सारे क्या हैं, उन कहानियों में इन्होंने किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन, इन विषयों पर इन्होंने अपनी कथाएं लिखी हैं। ठीक है। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। ठीक है। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, मतलब इनका जो कथा साहित्य है वो बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं
पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। ठीक है, इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, जो कथा साहित्य प्रेमचंद जी ने लिखा है, उसमें इन्होंने मनुष्य का ही नहीं बल्कि उन्होंने पशु पक्षियों, जानवरों, सबका उन्होंने इसमें वर्णन किया है अपनी कथाओं में। बड़ी से बड़ी बात को वो सरल भाषा में सीधी और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ठीक है। बड़ी से बड़ी बात को, कितनी भी बड़ी बात हो, तो एक प्रेमचंद जी क्या करते हैं, उसे अपनी सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में लिखते हैं। ठीक है, उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। ठीक है, इनकी जो बच्चों भाषा है वो कैसी है, वो बहुत सरल है, सजीव है और मुहावरे का प्रयोग इन्होंने बहुत करते हैं। और इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के जितने भी प्रचलित शब्द मतलब जिनका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग इन्होंने भी अपनी कहानी में किया है। अब देखो बच्चों, जो ये कथा है दो बैलों की कथा, तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ठीक है, देखो बच्चों, जो ये दो बैलों की कथा है, इस पार्ट में प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के जो जो कृषक जो किसान लोग हैं उनका और पशुओं का वर्णन किया है। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये बताया है कि स्वतंत्रता ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं मिलती है। स्वतंत्र होने के लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, जो ये कहानी है दो बैलों की कथा, इस कहानी में बच्चों इन्होंने ये आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई कहानी है कि हम आज़ादी कैसे पा सकते हैं, उसके लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो पाठ शुरू करते हैं। देखो बच्चों, दो बैलों की कथा। ठीक है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं कि जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन मतलब जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती है, उसको हम गधा कहते हैं। गधा को ही हम सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझते हैं। लेकिन जब किसी आदमी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, गधा ही कहते हैं कि ये बिल्कुल गधा है, इसको कुछ भी पता नहीं है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसकी सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। अब प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि गधा क्या सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, या वो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल कुछ नहीं करता है, तो इसका मतलब वो गधा है। ठीक है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती हैं। अब प्रेमचंद जी आगे कह रहे हैं कि इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि जिस आदमी को कुछ नहीं आता उसको हम गधा कहें। अब वो आगे कह रहे हैं प्रेमचंद जी कि गायें तो सींग मारती हैं, लेकिन जो ब्याई हुई गाय रहती है वो तो सींगनी का रूप धारण कर ले, वो तो और भी खतरनाक सींग मारते हैं और उसका तो और भी खतरनाक रूप होता है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है।
किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। अब बच्चों, प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि जो कुत्ता है वो भी क्या है, बहुत गरीब जानवर है, उसको भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गधे को कभी मैंने क्रोध करते हुए नहीं सुना है और न ही मैंने कभी उसे क्रोध करते हुए देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। अब प्रेमचंद जी आगे कह रहे हैं कि जितना चाहो गधे को मार लो, ठीक है, चाहे जैसी भी खराब या सड़ी हुई घास उसके सामने, गधे के सामने डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी, उस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेर कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। अब वो कह रहे हैं कि बैसाख में मतलब जब भी अचानक से वो कभी कभी एक आध बार वो क्या कर लेता है, कुलेर का मतलब होता है नाचना, ठीक है, कभी वो इधर उधर कूद लेता हो, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मैंने उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। अब बच्चों, प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मैंने उसके चेहरे पर कभी भी स्थायी मतलब कभी भी उसे दुखी नहीं देखा। सुख दुख हो या लाभ हानि हो, किसी भी दशा में वह बदलता नहीं है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब बच्चों, अब कवि प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी गधे में पाए जाते हैं, लेकिन आदमी उसे फिर भी बेवकूफ़ कहता है कि गधा क्या है, बेवकूफ़ है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अब बच्चों, प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि इतने अच्छे गुण होने के बावजूद, ऋषि मुनियों के गुण होने के बावजूद भी मैंने इतना अनादर किसी का नहीं देखा जितना हम लोग क्या करते हैं, गधे का करते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब बच्चों, प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि इतना सीधापन होना भी संसार के लिए सही नहीं है। अगर हम ऐसे रहेंगे सीधेपन में तो लोग हमारा क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा शोषण करेंगे। देखिए देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। अब बच्चों, प्रेमचंद जी आगे कह रहे हैं कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों भारतीयों को अमेरिका में नहीं घुसने दिया जाता। वे भारतीय जबकि भारतीय बेचारे इतने शरीफ रहते हैं कि वो शराब भी नहीं पीते, वो तो केवल 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं और जी तोड़कर, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किसी से वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, ठीक है। अगर कोई उन्हें 4 बातें भी कहता है तो वो गम खा जाते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है, फिर वो बदनाम हो जाते हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, ठीक है, तो आगे वो कह रहे हैं कि कहा जाता है कि वे आदर्श को नीचा करते हैं। वे क्या करते हैं, जो अच्छे संस्कार रहते हैं उसी के चक्कर में वो क्या करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। अगर वे लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, जो ठीक, तो शायद सभ्य कहलाने लगते।
तो अगर वे लोग भी सीधा जवाब देने लगते तो उन्हें भी हम सभ्य कहते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब देखो, कह रहे हैं कि जापान की एक मिसाल है। जापान ने क्या किया, एक ऐसा काम किया और उसी एक ही विजय ने उन्हें संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। संसार में उसे क्या है, ताकतवर देश बना दिया। अब आगे है बच्चों, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब बच्चों, प्रेमचंद जी आगे कह रहे हैं कि जो गधा है उसका छोटा भाई भी है, एक और है जो क्या है, गधे से थोड़ा कम ही गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, उसी से कोई मिलता जुलता अर्थ है, वो है बछिया के ताव। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। अब बच्चों, प्रेमचंद जी आगे कह रहे हैं कि कुछ लोग बैल को भी शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ समझेंगे कि बैल भी बेवकूफ़ रहता है, लेकिन प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मेरा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अब प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मैं उसे बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, क्योंकि बैल कभी कभी क्या करता है, मारता भी है, कभी कभी वो अड़ भी जाता है, और कई प्रकार से वो अपना असंतोष प्रकट करता है, अपना गुस्सा वो प्रकट करता है। अतएव इसका स्थान गधे से नीचा है, तो हम उससे गधे से नीचे ही रखेंगे उसका स्थान, बैल का। अब देखो बच्चों, कहानी यहाँ से शुरू होती है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। एक आदमी है, ठीक है, उसका नाम है झूरी काची, और उसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। ठीक है। अब प्रेमचंद जी आगे कह रहे हैं कि दोनों पछाए जाते, मतलब उनकी नस्ल इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थे, काम करने में बहुत तेज थे, और डेले मतलब खूब हष्ट पुष्ट थे, खूब मोटे मोटे थे, ऊंचे भी थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। ठीक है, बहुत दिन हो गए, तो दोनों में जब वो साथ रहे दोनों बहुत दिनों तक, तो उनमें भाईचारा मतलब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था, हम नहीं कह सकते। अब बच्चों, कवि आगे कह रहे हैं कि जब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, तो दोनों आमने सामने या आसपास बैठकर एक दूसरे की मुख भाषा में विचार विनिमय करते, मतलब आपस में वो बातें करते अपनी भाषा में, दोनों बैल। ठीक है। और एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझा जाता है, ये हम लोगों को नहीं पता है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब बच्चों, प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि अवश्य ही उन दोनों बैलों में कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी कि जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। शायद मनुष्य को वो शक्ति पता न हो। ठीक है, उसको मनुष्य को शक्ति पता ही नहीं है जो जानवरों में होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे।
ठीक है। अब वो दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर ही वो अपना प्रेम जताते थे, और कभी कभी दोनों सींग भी मिलाते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। अब वो सींग मिलाते तो वो लड़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि वो अपना प्रेम प्रकट करते थे, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। ठीक है। वो अपना प्रेम प्रकट करते थे सींग मिलाकर, और वो आत्मीयता के भाव से, मतलब वो मन से दोनों सींग मिलाते थे। जैसे जैसे दोस्तों की घनिष्ठता होते, जैसे दोस्त जब आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो उनमें थोड़ा कभी कभी लड़ाई भी होने लगती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। ठीक है। अगर हम खुलकर बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक नहीं करेंगे, तो दोस्ती कुछ हल्की रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है। जब भी इन दोनों बैलों को हल पे या गाड़ी पे जोतते थे, तो ये गर्दन हिलाकर जब वो चलते थे, तो उस वक्त दोनों बैलों की यही इच्छा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ एक कहता था कि मेरी गर्दन पे पड़े, दूसरा कहता था कि मेरी गर्दन पर। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चार चोट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। अब देखो बच्चों, जब वो दिन भर काम करते, दोनों बैलों को जब खेत में या गाड़ी में जोत दिया जाता, तो उसके बाद जब शाम को दोनों बैल खुलते, तो दोनों एक दूसरे को चाटते और अपनी थकान मिटाते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अब देखो बच्चों, नाद कहते हैं जहाँ पे बैलों को चारा दिया जाता है, और चारे डालने के लिए जो बनाया रहता है उसे कहते हैं नाद। तो नाद में जब भी भूसा भूसा डालते, तो उसके बाद दोनों साथ ही उठते और साथ ही उस नाद में मुंह डालते, और साथ ही वो घास खा के, भूसा खा के बैठते। जब एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी क्या करता था, वहाँ से मुंह हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। ठीक है। एक बार क्या हुआ, संयोग की बात हुई कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें भेज दिया अपना। ठीक है। गोई था जो झूरी काची था, उसका लड़का था। ठीक है। तो उसने क्या किया, एक बार अपने लड़के गोई को ससुराल भेज दिया। ठीक है। और बैलों को भी उसके साथ भेज दिया। तो बैलों को क्या मालूम कि क्यों भेजे जा रहे हैं। अब बच्चों, बैलों को कुछ भी पता नहीं था कि उनको यहाँ से वहाँ क्यों भेजा जा रहा है। समझे, मालिक ने हमें भेज दिया। तो बैलों ने ये समझा कि जो हमारा मालिक है झूरी काची, उसने हमें भेज दिया है। तो अपना यूँ बेचा जाना, ठीक है, तो अपना यूँ बेचा जाना उनको अच्छा आगे से खींचता। तो दोनों पीछे अच्छा न लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पीसना आ गया। अब देखो बच्चों, दोनों बैलों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमको बेचा जा रहा है, अच्छा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। ठीक है। दोनों बैलों को कुछ पता नहीं था कि उन्हें
बेचा जा रहा है तो उनको अच्छा बुरा कुछ नहीं लगा, लेकिन कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। लेकिन जो झूरी का साला था और जो उस झूरी का लड़का था, उन दोनों को बैलों को घर तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया। उन्होंने बहुत बड़ी मुश्किल से वो उन्हें घर तक ले गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। अब जब वो दोनों बैलों को पीछे से हाँकते तो वो कभी इधर भागते, दाएं भागते, कभी बाएं। और अगर वो आगे से पगहिया मतलब उनके गर्दन में जो रस्सी बंधी रहती है, अगर उसको पकड़कर आगे खींचते तो दोनों पीछे को जोर मारते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। और अगर उन दोनों बैलों पे वो डंडा मारता तो वो क्या करते, दोनों बैल सींग नीचे करके हुंकारते, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? ठीक है। अब कवि कह रहे हैं कि अगर भगवान ने उनको आवाज़ दी होती बैलों को, तो वो झूरी से अवश्य पूछते कि कि तुम हम गरीबों को क्यों यहाँ से घर से निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि हमने तो बैल कह रहे हैं कि हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी, मतलब कोई भी कमी नहीं की। अगर अगर इतनी मेहनत से भी अगर काम नहीं चलता था तो हमसे और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे यहाँ ही मर जाना कबूल है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की और हमने कभी भी दाने और चारे के लिए कभी भी शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? ठीक है। कि वो बैल कह रहे हैं कि हमने तो कभी चारे के लिए भी शिकायत नहीं की। तुमने हमें जो कुछ भी खिलाया हमने सिर झुकाकर वो खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों में क्यों बेच दिया? क्योंकि वह बहुत जालिम था, बहुत उन्हें दंड देता था। ठीक है। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। अब देखो बच्चों, सुबह से शाम हो गई। अब दोनों बैल शाम तक अपने नए स्थान पे चले गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। अब देखो, दिन भर दोनों बैल बहुत भूखे थे, लेकिन जब नाद में उनके लिए बोसा डाला गया तो एक बैल ने भी उस नाद में अपना मुँह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी इन्हें बेगाने से लगते थे। अब देखो बच्चों, दोनों बैलों का दिल बहुत भारी हो रहा था। उन्हें यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। जिस घर को उन्होंने अपना समझ रखा था वह घर आज आज उनसे छूट गया। और यह नया घर है, नया गांव है और नए यहाँ के आदमी हैं, उन्हें बेगाने से लगते थे। मतलब उन्हें वो नए नए लोग, उनसे अभी उनका कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। देखो आगे क्या होता है कि दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। अब देखो बच्चों, दोनों बैलों ने क्या किया, अपनी भाषा में उन्होंने सलाह की और एक दूसरों को आँखों से देखा और फिर दोनों नीचे लेट गए। उन दोनों ने भूसा नहीं खाया। जब गांव में सोता पड़ गया
तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। अब रात को क्या हुआ, जब पूरा गांव के लोग सो गए, सब लोग सो गए, तो दोनों बैलों ने जोर मार करके रस्सी तोड़ी और घर की तरफ भाग गए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। अब देखो बच्चों, जो जिन रस्सियों से वो बंधे थे वो बहुत मजबूत थे। कोई भी ऐसा अनुमान नहीं कर सकता था कि कोई भी बैल इन रस्सियों को तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। लेकिन इन दोनों बैलों में इस समय बहुत दुगनी शक्ति आ गई थी। एक ही झटके में इन्होंने रस्सियों को तोड़ दिया। ठीक है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब वो देखो बच्चों, रात को वो बैल वहाँ से भागे और अपने पुराने घर में झूरी के घर आ गए। तो झूरी सुबह सोकर उठा तो झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। ठीक है, घर के सामने खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराह लटक रहा है और दोनों बैलों के गले में आधी आधी रस्सियां लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। और दोनों बैलों के पांव आधे आधे कीचड़ तक भरे हुए थे और दोनों की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब देखो बच्चों, जब झूरी ने बैलों को देखा तो उसने उनको देखकर वह स्नेह से गदगद हो गया। उससे थोड़ा खुशी हुई। दौड़कर उसने दोनों बैलों को गले लगाया और प्रेम 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 का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अब आगे क्या हुआ कि जो घर और गांव के सारे लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उन बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। देखो बच्चों, आगे क्या हुआ कि गांव के इतिहास में यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बैल इतनी रस्सियां तोड़ करके और इतनी रात को अपने घर आया। ठीक है। तो जो गांव की बाल सभा थी, छोटे छोटे बच्चों का एक समूह था, उन्होंने कहा कि इन दोनों वीर पशुओं को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो उन बच्चों ने क्या किया कि कोई अपने घर से रोटियां लाया, उन उन बैलों के लिए कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया और कोई उनके खाने के लिए भूसी लाया। ठीक है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। देखो बच्चों, अब उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। तो दूसरे ने भी कहा कि इतनी इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए हैं। तो तीसरा लड़का बोला कि ये बैल नहीं है, ये उस ज़माने के आदमी हैं। अब देखो, इसका प्रतिवाद मतलब इन बच्चों के इन तीनों बच्चों की बातों में किसी ने भी बीच में बोलने का साहस किसी को नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब देखो, जो झूरी था उसकी जो स्त्री थी, उसकी जो पत्नी थी, उसने जब बैलों को दरवाजे पर देखा तो वो जल उठी। उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने कहा
कि कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। कि ये कैसे बैल हैं जिन्होंने वहाँ एक भी दिन काम नहीं किया मेरे घर में, मेरे मायके में, और यहाँ वहाँ से भागकर यहाँ आ गए। तो झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब झूरी ने जब झूरी की पत्नी ने ये बात कही बच्चों, तो झूरी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। झूरी ने कहा कि ये नमक हराम क्यों है, जब उन्हें वहाँ पे चारा दाना न दिया होगा तो ये बैल भी क्या करते। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो झूरी की जो पत्नी थी उसने भी गुस्से में कहा कि बस बस तुम ही जानते हो बैलों को खिलाना, और सभी तो क्या करते हैं, पानी पिला पिला कर बैलों को रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, अब झूरी ने अपनी पत्नी को चिढ़ाया कि अगर वहाँ पे चारा मिलता तो ये बैल वहाँ से क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, अब उसकी पत्नी चिढ़ गई। ठीक है, झूरी की पत्नी चिढ़ी। तो उसने कहा, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब देखो बच्चों, झूरी की स्त्री जो पत्नी थी वो चिढ़ गई। तो वो चिढ़ करके कहने लगे कि ये बैल वहाँ से इसलिए भागे कि वे लोग तुम जैसे बुद्धू लोगों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। वे लोग तो खिलाते हैं, अगर वो खिलाते हैं तो वो रगड़ कर उनको बहुत ज़्यादा उनको जोतते भी हैं, और ये दोनों तो कामचोर ठहरे और वहाँ से भाग निकले। तो वो झूरी की पत्नी कह रही हैं कि अब देखो कहाँ से खाली और कहाँ से चौकर मिलता है इन बैलों को खाने के लिए। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, सूखी भूसे के सिवा मैं इनको कुछ नहीं दूंगी, चाहे ये मरे चाहे ये बचे। हुआ वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब झूरी की पत्नी ने मजदूरों को कह दिया कि बैलों को केवल सूखा भूसा ही देना है और कुछ नहीं। देखो बच्चों आगे क्या होता है कि बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब देखो आगे क्या हुआ कि बैलों ने जब नाद में जब उन्होंने मुंह डाला जहाँ पे वो भूसा खाते हैं, तो उनको फीका फीका लगा, न तो उसमें कोई चिकनाहट थी न कोई रस। तो बैल सोचने लगे कि अब क्या खाएं, और वो आशा भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। जूहरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अब आगे क्या होता है बच्चों, तो जब झूरी ने बैलों को देखा तो झूरी ने मजदूर को कहा कि थोड़ी सी खली डाल देता उनके लिए। तो उस मजदूर ने कहा कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो झूरी ने कहा कि चुरा कर डाल दे। तो मजदूर ने कहा कि न न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे कि अगर मैंने डाल भी दिया तो पीछे से तुम भी यही बोलोगे कि मैंने उसे नहीं कहा था। अब देखो बच्चों उसके बाद आगे क्या होता है कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब देखो बच्चों उस दिन तो और रात को बैल वहाँ से वापस आ गए। अब दूसरे दिन फिर झूरी का साला आया और बैलों को ले गया। अब की बार उसने क्या किया कि दोनों बैलों को वो गाड़ी में बिठा कर ले गया।
2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। बहुत ज़्यादा सहनशील था। अब देखो, जब झूरी का साला फिर आया और बैलों को फिर ले गया, अब की बार वो उनको गाड़ी में ले गया। तो 2-4 बार तो मोती ने, जो हीरा और मोती दो बैल थे, तो 2-4 बार मोती ने क्या किया, गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने क्या किया, संभाल लिया, क्योंकि हीरा ज़्यादा सहनशील था और ताकतवर भी था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। अब झूरी के साले ने बच्चों क्या किया, अब शाम तक जब वो घर पहुंचे, झूरी का साला जब शाम तक दोनों बैलों को लेकर घर पहुंचा, तो उसने मोटी रस्सियों से दोनों बैलों को बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। और कल जो उन्होंने शरारत की थी, उससे पहले दिन जब वो रस्सी तोड़ करके भाग गई तो उसका मज़ा चखाने के लिए उसने उसको दोनों बैलों को खूब मारा। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया और फिर उसने सूखा भूसा उन बैलों के सामने डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी और अब उसने भूसे के साथ ही उसने, झुरी के साले ने, बैलों को खली भी दी और चूनी भी, सब कुछ दिया उसने उन दोनों बैलों को खाने के लिए। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। ठीक है, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। जोरे उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। अब देखो बच्चों, आगे क्या हुआ कि उन दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो झोरी था वो उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, वो उनको मारता ही नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस समय मिला सूखा भूसा। अब देखो, क्योंकि झूरी उन्हें बिल्कुल ही मारता नहीं था, वह तो उसकी आवाज़ से ही दौड़ने लगते थे। और यहाँ जब वो यहाँ आए तो यहाँ उन पे मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही नहीं, उस पर मिला सूखा भूसा। और यहाँ पे तो ऐसा कोई उन्हें, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मारता था, खाने पीने को भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला, केवल सूखा भूसा। देखो, नाद की तरफ आंखें तक न उठाए। अब दोनों बैलों ने क्या किया, फिर जब वो वहाँ गए तो जब उन्हें नाद में सूखा भूसा खाने को दिया गया तो उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। अब जो झूरी का जो साला था बच्चों, गया, उसने अगले दिन सुबह क्या किया, दोनों बैलों को हल पे जोत दिया। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। अब देखो, जब गया ने दोनों बैलों को दूसरे दिन हल में जोता तो दोनों ने पाँव ही नहीं उठाए। ऐसा लगा कि दोनों ने पाँव उठाने की कसम खा रखी हो। वो गया बैलों को मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ही नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भागा। अब बच्चों, जब दोनों बैलों ने पैर ही नहीं उठाया तो एक बार उस निर्दयी निर्दयी गया ने क्या किया, हीरा की नाक पर खूब बहुत सारे डंडे मारे। तो जो मोती था उसको गुस्सा आ गया, उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। तो उसने क्या किया, मोती ने क्या किया, हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अब जब मोती को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने हीरा को मारा था, तो मोती को गुस्सा आ गया और उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। तो मोती ने वो हल उठाकर भाग गया, तो कहीं उसकी रस्सी टूटी, कहीं जुआ, कहीं जोत, कहीं हल, सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अब उन दोनों बैलों के गले में एक बड़ी सी रस्सी थी। अब अगर अगर उनके गले में वो रस्सी न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, तो गया दोनों को
पकड़ न पाता। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अब हीरा ने कहा मोती को कि अपने भाषा में कहा कि यहाँ से भागना ही व्यर्थ है। तो मोती ने हीरा को उत्तर दिया कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। कि मोती ने हीरा को कहा कि इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी और अब की बार तो बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो हीरा ने कहा कि पढ़ने दो, अगर मार पड़ेगी तो हमने बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। अब देखो, जब बैलों ने देखा कि दूर से उन्होंने देखा कि जो गया है वो दो आदमियों को साथ लेकर लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है और दोनों आदमियों के हाथों में लाठियां हैं। अब मोती ने हीरा से कहा कि कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो मोती ने हीरा से कहा कि मैं कुछ मजा दिखा दूं इन लोगों को, क्योंकि ये दोनों डंडे लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो हीरा ने कहा कि नहीं नहीं, यहीं पे खड़े हो जाओ, अगर उसने मुझे मारा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। ठीक है, आगे है बच्चों, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो हीरा ने कहा कि नहीं नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम किसी को मारे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। अब बच्चों, आगे क्या हुआ कि मोती दिल से ऐंठ कर रह गया। मोती वहीं पे खड़ा हो गया। तो गया जब उनके पास पहुंचा और दोनों बैलों को पकड़कर वो ले चला। कुशल हुई कि अच्छा हुआ कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की। अच्छा ये हुआ कि गया ने दोनों बैलों को मारा नहीं, नहीं तो मोती फिर क्या करता, गया को बहुत ज़्यादा मारता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसल है। अब गया और उसके जो जो औरों साथ में ला रहा था, एक दो आदमी और समझ गए कि इस समय टाल जाना ही सही है। इस समय यहाँ से इनको पकड़ करके ले जाना ही सही है, इनके साथ मारपीट नहीं करनी है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा बोसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है कि उस दिन शाम को फिर उनको जब बांधा गया तो फिर उनके सामने सूखा भूसा लाया गया। अब फिर दोनों बैल चुपचाप खड़े रहे और घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। अब बच्चों, जब घर के लोग भोजन कर रहे थे तो उसी समय एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर घर से बाहर आए और दोनों के मुंह में एक एक रोटियां देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब देखो बच्चों, उन दोनों रोटियों से उनकी दोनों बैलों की भूख शांत नहीं होने वाली थी, लेकिन पर दोनों के हृदय को मानो ऐसा लग गया है, दोनों को दिल को ऐसा लगा कि हमको भोजन मिल गया है। क्योंकि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों कि वो बैल सोचने लगे कि यहाँ भी कोई सज्जन रहता है जो इन बैलों की सेवा करना चाहता है। ठीक है, लड़की भैरव की थी। अब देखो, जो लड़की थी वो गया के
घर में रहती थी। वहाँ पे एक आदमी और रहता था गया के साथ, जिसका नाम भैरव था। तो उसकी वो लड़की थी, ठीक है, और उस लड़की की माँ मर चुकी थी। उस सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब देखो, उसकी उस लड़की की, छोटी लड़की की माँ मर चुकी थी, तो उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसे बहुत मारती थी। तो इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई, मतलब वो लड़की उन बैलों को बहुत अच्छा मानने लगी, उनसे प्रेम करने लगी। अब देखो, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब बच्चों, आगे क्या होता है कि जब अब वो गया के घर में रहने लगे दोनों बैल, तो दोनों बैलों को दिन भर जोता जाता। दिन भर वो दोनों बैल डंडे खाते, लेकिन अड़ते, और शाम को फिर उन्हें उसी स्थान पर बांध दिया जाता, और रात को फिर वही छोटी लड़की 2 रोटियां लाती और उन दोनों बैलों को खिलाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। अब देखो, वो लड़की उन बैलों से इतना प्रेम करने लगी और बैल भी उस लड़की से इतना प्रेम करने लगे कि इतने से इतनी एक एक रोटी से भी, और थोड़ा थोड़ा भूसा खाकर भी दोनों बैल कमज़ोर नहीं होते थे। मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन दोनों बैलों की आंखों में और उनके कण कण में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। अब एक दिन बच्चों, क्या हुआ, मोती ने हीरा से कहा कि अब तो नहीं सहा जाता, क्या करना चाहते हो। तो हीरा ने मोती को कहा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मोती ने कहा, एकांत को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगी, कि एक दो, जो ये घर के लोग हैं, एक दो लोगों को सींग पे उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा ने कहा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो उसने कहा, हीरा ने कहा कि तुम, मोती को कहा कि तुम जानते भी हो, जो प्यारी लड़की है जो हमें रोज़ 2 रोटियां खिलाती हैं, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। अगर अगर हम उन सबको मार देंगे तो ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। तो मोती ने कहा कि तो मैं मालकिन को ही फेंक देती हूँ, वही तो क्या करती है, उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तो हीरा ने कहा कि हमें तो औरतों पर, औरत जात पर सींग चलाना मना है, कि तुम तो बार बार भूल जाते हो। तो मोती ने कहा कि तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ा तुड़ा कर भाग चले। तो मोती ने कहा कि तुम तो यहाँ से कहीं निकलने ही नहीं देते हो, तो बताओ, तो तुम बताओ कि इन रस्सियों को तोड़कर यहाँ से भाग चले। तो हीरा ने कहा, हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। ठीक है, तो हीरा ने कहा मोती को कि हाँ चलो, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी रस्सी को हम तोड़ेंगे कैसे, ये रस्सी टूटेगी कैसे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो मोती ने कहा हीरा को कि इसका एक उपाय है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मोटी रस्सी को थोड़ा सा चबा लेंगे और फिर एक ही झटके में रस्सी टूट जाएगी। अब बच्चों, आगे क्या होता है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। अब बच्चों, आगे क्या होता है कि एक दिन रात को वो छोटी लड़की आई और दोनों बैलों को रोटी खिलाकर चली गई चली चली गई। उसके बाद दोनों बैलों ने रस्सियों को चबाने लगे, पर वो रस्सी
इतनी मोटी थी कि वो मुंह में नहीं आ रही थी। बेचारे बैल बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। अब देखो बच्चों, अचानक से रात को क्या हुआ। घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की घर के बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे और वो लड़की बैलों के सामने आए और दोनों बैल क्या करने लगे, उसका अपना सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगी। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली। अब बच्चों, बैलों की दोनों पूँछें खड़ी हो गई और उस लड़की ने अपने हाथ से दोनों बैलों के माथे सहलाए और बैलों से कहा, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। और उस लड़की ने बैलों से कहा कि मैं तुम्हें खोल देती हूँ और तुम लोग यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुमको मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उस लड़की ने कहा कि आज हमारे घर में, इस घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल डाल दी जाए। नाथ कहते हैं बच्चों, जो नाक के अंदर से रस्सी बैलों की लगाई रहती है। ठीक है। उसने गराह खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब उस लड़की ने क्या किया, दोनों बैलों को रस्सी से खोला, लेकिन दोनों बैल चुपचाप वहीं खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। अब मोती ने हीरा से, बच्चों, मोती ने हीरा से पूछा अपनी भाषा में कि अब चलते क्यों नहीं हो, अब तो इस लड़की ने हमें खोल दिया है। तो हीरा ने मोती से कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाए, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ठीक है। तो हीरा ने कहा कि चल चल तो लेते, लेकिन कल क्या होगा, इस अनाथ लड़की पर आफत आएगी, सब क्या है, इसको ही मारेंगे, इसको ही कहेंगे कि तुमने ही बैलों को खोला है, कि सब लोग इसी पर ही शक करेंगे। तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से वो लड़की चिल्लाए, जो छोटी लड़की थी वो चिल्लाए कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, कि दोनों जो फूफा के यहाँ से हम लाए थे घर से, वो दोनों बैल भाग रहे हैं। क्यों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, ओ दादा, ओ दादा दादा, दोनों बैल भाग रहे हैं, कि जल्दी आप वहाँ से दौड़ो। देखो बच्चों, आगे क्या होता है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। अब जो गया था वो जल्दी से अंदर से बाहर निकला और बैलों को पकड़ने के लिए चला। वे दोनों भागे, लेकिन दोनों बैल वहाँ से भाग गए। गया ने पीछा किया और भी तेज हुई। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। अब देखो बच्चों, जैसे ही गया बैलों को पकड़ने के लिए चला तो दोनों बैल वहाँ से भाग गए। गया ने उनका पीछा किया तो वह और तेज भागे। गया ने अब गया ने क्या किया, गया ने शोर मचाया, तो फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए वो लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार का ज्ञान न था। अब देखो बच्चों, दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था। अब दोनों दौड़ते चले गए। ठीक है। जबकि उन्हें रास्ते का ज्ञान नहीं था, मार्ग का ज्ञान नहीं था, फिर भी वो दौड़ रहे थे। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है कि जब दोनों वहाँ से भागे, ठीक है, वहाँ से गया के घर से जब दोनों भागे तो वो दौड़ते चले गए। उनको रास्ते का ज्ञान नहीं था। जिस जिस रास्ते से वो आए थे उसका तो कहीं अता पता ही नहीं था। नए नए उनको
दोनों बैलों को गांव मिलने लगे, नए नए रास्ते मिलने लगे। ठीक है। जब वो दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चले गए, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे दोनों बैल कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हीरा ने कहा, मालूम होता है हीरा ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तो मोती ने कहा कि तुम भी तो, हीरा को कहा कि तुम भी तो वहाँ से बेहताशा भागे, तुम भी वहाँ से बहुत तेज़ भागे। उसको तो वहीं मारना था। किसको? गया को। गया को तो वहीं मार गिराना था। तो हीरा ने कहा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? तो हीरा ने कहा कि अगर हम उसे गिराते तो दुनिया हमारे लिए क्या कहती? अगर वो अपना धर्म छोड़ दे, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं क्यों छोड़ें? नहीं छोड़ सकते हैं। कि दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब देखो, दोनों बैलों को बहुत भूख लगी थी, क्योंकि बहुत दिनों से उन्हें अच्छा सा खाना नहीं मिल रहा था। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहार ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। अब देखो बच्चों, दोनों को बहुत भूख लगी थी, तो वहीं पे खेतों में बहुत सारी मटर थी। ठीक है। तो दोनों बैल उन मटरों को चरने लगे और बीच बीच में रुक कर देखते कि कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अब बच्चों, आगे क्या होता है, जब दोनों बैलों का पेट भर गया मटर खाते खाते, जब उन्हें ये लगा कि अब हम आज़ाद हैं, अब यहाँ कोई नहीं आने वाला है, तो दोनों बैल मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डंका ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। ठीक है। पहले दोनों बैलों ने डंका ली, उसके बाद दोनों बैलों ने आपस में सींग मिलाए और एक दूसरे को फिर धक्का लगाने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। अब देखो बच्चों, मोती ने क्या किया, हीरे को कई कदम पीछे उस पर धक्का लगा दिया, यहाँ तक कि वो जो हीरा था वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि तभी उसे भी क्रोध आ गया। अब देखो, मोती हीरा को भी गुस्सा आ गया। वह वहाँ से, जहाँ वो गिरा था, वहाँ से वो उठा और फिर मोती से मिला। तो मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता। मोती को अब ये लगा कि अब हमारा झगड़ा, खेल खेल में हमारा झगड़ा होने वाला है। तो मोती पीछे हट गया। ठीक है। अब बच्चों, आगे क्या होता है, अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुँचा। अब देखो, अचानक से सामने से जब उन बैलों ने देखा कि एक सांड आ रहा है, तो कहने लगे कि कोई सांड क्या है, डोंकता चला आ रहा है। तो दोनों आपस में बातें करने लगे कि हाँ, सांड ही है, वह सामने। अब सांड क्या है, दोनों बैलों के सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। अब देखो, दोनों बैल आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। देखो बच्चों, आगे क्या होता है कि जो सांड था वो उनके सामने ही आ रहा था और सांड पूरा हाथी के जैसा था। अब वो दोनों बैल सोचने लगे कि इससे भिड़ना जान से हाथ, अगर हम इससे भिड़ेंगे तो ये हमें मार ही देगा। लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम इससे भिड़ेंगे नहीं तो हमारी जान बचती नज़र नहीं आ रही है। हमको ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम बच भी पाएंगे। अब देखो, सांड इन्हीं की तरफ भी आ रहा है और कितनी भयंकर उसकी सूरत है।
मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब बच्चों, मोती ने हीरा को कहा कि अपनी भाषा में कहा कि हम तो यहाँ बुरे फंसे हैं, जान बचेगी ये तो कोई पता नहीं है, लेकिन अब कोई, हीरा को कहा कोई उपाय सोचो। तो हीरे ने चिंतित स्वर में कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो हीरा ने कहा कि जो सांडे वो अपने घमंड में हैं, वो किसी की नहीं सुनेगा, तो हम यहाँ से भागकर क्यों न चले।